वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं वेद शुक्ला हाजिर हूं आपके सामने इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। इससे पहले कि हम अपनी क्लास शुरू करें, जैसा कि हर क्लास की शुरुआत में हम चंद बातें अन अकेडमी से रिलेटेड करते हैं, तो आज की क्लास की शुरुआत भी हम यहीं से करेंगे। अन अकेडमी क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। सब्सक्राइब नाउ। चंद बातें मेरे बारे में। अबाउट मी, इट्स मी वेद शुक्ला, delivering my lecture according to requirement, conceptually exam oriented through strategic analysis. I will help students achieve their goals. डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ एंड यूज कोड टू अनलॉक फ्री प्लान। जी हाँ, आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके उसका कोड का इस्तेमाल करके फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। न सिर्फ फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं, बल्कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ अगर आप जो है साइन अप करना चाहें तो साइन अप करके माई गोल्स में जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी एग्जाम की तैयारी आपको करनी है, और उसको सेलेक्ट करके आप सब्सक्रिप्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब आपके सपने हमारे हुए और आप हमारे इस सपनों के सफर में हमारे साथ आगे बढ़ पाएंगे। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे। इस टेस्ट के तहत जिसकी पहली रैंक होगी वो 100% स्कॉलरशिप पा सकेगा 6 मंथ्स एंड एबव ड्यूरेशन प्लस सब्सक्रिप्शन पर। जिसकी सेकंड से थर्ड रैंक होगी वो 50% स्कॉलरशिप का हकदार होगा, और जो फोर्थ से 25th रैंक सुरक्षित कर पाएंगे वो 25% स्कॉलरशिप के हकदार होंगे। टेस्ट पैटर्न की बात करें तो जी इस टेस्ट में जीएस के 150 मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होगा। मैक्सिमम मार्क्स 200 का, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 आवर्स का होगा। हर गलत उत्तर के लिए 1/3 के माइनस मार्किंग का प्रावधान भी किया गया है। याद रखें, लर्नर्स विद एक्टिव सब्सक्रिप्शंस आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। यानी वो जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लेकर अन अकेडमी पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो इस स्कॉलरशिप टेस्ट के हकदार नहीं होंगे। प्लस फीचर्स की कुछ खूबियों को देखते हैं। लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। यहाँ आप अपने मन पसंदीदा शिक्षक से अपनी कंफर्ट जोन में अपने घर से रहकर तैयारी को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज। प्लस फीचर से जुड़ने की स्थिति में आपकी पहुंच अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज तक हो जाती है। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। इंडिया की बेहतरीन फैकल्टी, टॉप एजुकेटर एक साथ एक बैनर अन अकेडमी के तले आपको उपलब्ध हैं। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाता है। यानी टुकड़े टुकड़े में बिखरी बिखरी तैयारी नहीं, बल्कि सिलसिलेवार तरीके से सिलेबस को डिवाइड करना, एक एक यूनिट डिसाइड करना और यूनिट के टॉपिक निर्धारित करना, प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करना, संभावित प्रश्नों की बात करना और तब जाकर टॉपिक की डिटेलिंग करना। कंप्लीट एग्जाम की यहाँ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी फ्रॉम बिगनिंग टू टॉप। प्री मेंस इंटरव्यू का मुकम्मल सिलसिला आप यहाँ तय कर सकते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी अरेंज किए जाते हैं। यानी पढ़ने पढ़ाने के दौरान किसी विषय से जुड़े किसी टॉपिक विशेष को लेकर अगर किसी तरीके की शंका हो तो उसका समाधान भी प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत है। लाइव टेस्ट सीरीज अरेंज की जाती है जिसके जरिए आप इस बात का मूल्यांकन करने में समर्थ हो सकते हैं कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। प्रतियोगी परीक्षा में अन्य प्रतियोगियों की अपेक्षा आपकी स्थिति क्या है, क्या आप समय रहते प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिली मिस्टेक्स अब भी कर रहे हो। यानी अपनी खूबियों और खामियों से परिचित होने का अवसर पाते हैं आप लाइव टेस्ट सीरीज के जरिए। स्टडी मटेरियल कंप्लीट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाता है। आंसर राइटिंग सेशंस भी मेंस के लिहाज से अरेंज किए जाते हैं। मेंटरशिप और गाइडेंस तो कदम कदम पर उपलब्ध है ही। प्रगति शीर्षक से यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स 2021 को ध्यान में रखते हुए प्लस टेस्ट सीरीज जो है चलाई जा रही है सुबह 10 बजे। ये अलग अलग विषयों को डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हो है यहाँ, और होल सिलेबस बेस्ड टेस्ट भी। तो आप अपनी आवश्यकता और प्राथमिकता के हिसाब से तैयारी को देखते हुए इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य शीर्षक से प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए यूपीपीएससी पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही है, और आप मेंस की तैयारी को धार दे सकते हैं इसे ज्वाइन करके। बैच कोर्सेज की अगर बात करें तो यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल की दृष्टि से पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री के बैचेस फरवरी 2021 से ही लगातार चल रहे हैं, और आप अपने मेंस में अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभ शीर्षक से कंप्लीट कोर्स फॉर लोअर पीसीएस 2021 1 जुलाई से लॉन्च किया गया है। प्रगति शीर्षक से कंप्लीट कोर्स फॉर यूपीपीसीएस आरओ प्रीलिम्स 2021 भी 1 जुलाई से लॉन्च किया गया है। तो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाले इन दोनों बैचेस में आप अगर समीक्षा अधिकारी के तौर पर जो है अपने भविष्य को सुरक्षित देख रहे हैं तो प्रगति शीर्षक से चलने वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप लोअर पीसीएस में अपने लिए सीट सुरक्षित करने का इरादा रखते हैं तो प्रारंभ शीर्षक से अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
शिखर कंप्लीट कोर्स फॉर यूपी ट्रिपल एस सी पेट। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी में प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता को लागू कर दिया गया है सभी वैकेंसीज में जो आने वाली हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 3 जुलाई से ये बैच स्टार्ट किया गया है और आप इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकेंगे। मिशन खाकी शीर्षक से कंप्लीट कोर्स ऑन यूपीएसआई 2021 भी 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कल से। और अगर आप भी आज़ादी के बाद दरोगा भर्ती के तौर पर उपलब्ध इस बड़े अवसर को कैश कराना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर अपने सपनों का सफर आगे बढ़ा पाएंगे। लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, ये 1 ईयर का प्री कम मेंस बैच है, यूपीपीएससी को डेडिकेटेड लक्ष्य शीर्षक से चलाया जा रहा है। और अगर आपका लक्ष्य भी यूपीपीएससी 2022 में अपने लिए एक अदद सम्मानजनक सीट सुरक्षित करने का है तो ये बैच आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। तो 7 जुलाई से स्टार्ट होने वाले इस बैच के लिए खुद को आज ही इनरोल करिए। यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल, बीओ और अन्य ऑप्शनल कोर्सेज तक आपकी पहुंच हो सकती है सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेने की स्थिति में। 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, सो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन विल बी 10%। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको 10% छूट की सुविधा भी दी जाती है। ये छूट हासिल कर सकते हैं आप मेरे रेफरल कोड को यूज करके। माय रेफरल कोड इज SP वेद S10। जी हाँ, SP वेद S10 रेफरल कोड को इस्तेमाल करने की स्थिति में सब्सक्रिप्शन फी पर आप 10% डिस्काउंट हासिल कर पाएंगे। मसलन 1 ईयर की फीस जो 7000 है वो 10% छूट के बाद 6300। 2 साल की फीस जो 8400 है वो आफ्टर 10% डिस्काउंट 7560 हो जाएगी। तो यूज माई रेफरल कोड एंड गेट डिस्काउंट। अन अकेडमी प्रेजेंट सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑन योर डिमांड। अब घर बैठे बीपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी एक साथ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप कर पाएंगे। सो अनलॉक कीजिए अनलिमिटेड बैचेस, टेस्ट सीरीज और अन्य वैल्यूएबल ऑफर्स के लिए अन अकेडमी को ज्वाइन अस ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम। अगर आपने अभी तक हमें यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द हमें वहां फॉलो करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी में सहायक बहुत सी सामग्रियों तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करिए। दिस इज योर अन अकेडमी। ये तो अन अकेडमी से जुड़ी चंद बातें हुई। इस पर उपलब्ध बैचेस, सुविधाएं, सहूलियतें और रियायतों की चर्चा हमने की, साथ ही टेस्ट सीरीज से भी परिचय प्राप्त किया। अगर आप अभी तक अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, आपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करिए और अपने सपनों का सफर अन अकेडमी के साथ जोड़िए और उन हजारों सफल छात्रों की कतार में खड़े होने का मौका हासिल करिए जो अन अकेडमी से जुड़कर अपनी मंजिल तक जा चुके हैं। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं अपना विषय। देखिए, शाम 6 बजे का वक्त है और शाम 6 बजे के वक्त में आप मेरे साथ जिस विषय को लेकर जुड़े हैं वो विषय है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। जी हाँ, इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट। इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट को शाम 6 बजे के स्लॉट में हम मेंस की दृष्टि से देख रहे हैं। मेंस एग्जाम को ध्यान में रख करके हमने इस विषय की शुरुआत की। सबसे पहले तो हमने सिलेबस डिस्कशन किया था और उस डिस्कशन के दौरान हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री से आने वाले प्रश्नों की संभावना ज्यादा है। दरअसल स्पष्ट तौर पर मेंस के सिलेबस में डिटेल में ये बात मेंशन की गई है कि 1757 से 1947 तक के इतिहास से जो है प्रश्न आ सकते हैं। इस दौरान घटित प्रमुख घटनाओं से, व्यक्तित्वों से, उनके जीवन क्रम से, उनकी जीवनचर्या से भी प्रश्न आ सकते हैं। साथ ही ये भी इस बात का इशारा भी किया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरणों से भी मेंस में प्रश्न बनेंगे। बात अगर प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की करें तो प्रश्न वहां से भी आएंगे, लेकिन वहां से आने वाले प्रश्न बहुतायत रूप से जो है स्थापत्य कला और साहित्य से होने वाले हैं। तो इतिहास में आधुनिक इतिहास की भूमिका को ज्यादा पाकर हमने इस विषय की शुरुआत मॉडर्न हिस्ट्री से ही की है। मॉडर्न हिस्ट्री के को पढ़ने के क्रम में बहुत से टॉपिक हम ऑलरेडी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस दौरान जिस टॉपिक से के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं वो ब्रिटिशर्स की फॉरेन पॉलिसी है। ब्रिटिशर्स की फॉरेन पॉलिसी को देखने के क्रम में कल की क्लास में हमने आंग्ल नेपाल संबंध यानी एंग्लो नेपाल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था। और आज उसी कड़ी में हम जिस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो है आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि आंग्ल अफगान रिलेशनशिप को जो है व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो एंग्लो अफगान रिलेशनशिप आज का हमारा विषय है जिसे हम एंग्लो अफगान युद्ध के जरिए जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये उनके संबंधों में आया उतार चढ़ाव ही है जो उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करेगा। सेकेंड। अच्छा, आंग्ल अफगान युद्ध के कारणों की अगर हम चर्चा करें तो एक अहम कारण जो भारत में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी विस्तार के पीछे कारण था, जो नेपाल के साथ उनके संघर्ष के पीछे कारण रहेगा, जो बर्मा के साथ उनके संघर्ष के पीछे कारण था, और वही सेम कारण जो है अफगान के साथ भी जो है अंग्रेजों के संघर्ष का रहेगा। ये कारण है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति।
ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, जिसके तहत वो साम्राज्य का विस्तार करके व्यापारिक लाभ को अधिकतम करने की मंशा रखते हैं। व्यापारिक लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें अगर क्षेत्रों के विरुद्ध युद्ध अभियान भी करना पड़े तो वो इससे कतराएंगे नहीं। दूसरा कारण जो नजर आता है वो ये कि दरअसल इसी अवधि में अफगानिस्तान में रूस या रसा का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रसा जो कि समाजवादी विचारधारा का पोषक है, जो अंग्रेजों के राइवलरी ग्रुप का नेतृत्व करता भी है। इस रसा के अफगानिस्तान में बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज आशंकित हुए और उनकी आशंका इस बात को लेकर के है कि अगर अफगानिस्तान में रसा का वर्चस्व बढ़ा तो इससे भारत में उनके उपनिवेश को खतरा हो सकता है। निवेश को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस वजह से भी जो है वो अफगानों के प्रति युद्ध करने के लिए विवश होंगे और वहां अपने वर्चस्व की स्थापना करना चाहेंगे। ठीक है। तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति जो व्यापारिक लाभ को अधिकतम करने के लिए उन्हें प्रेरित करती है, इसकी प्रेरणा से इंग्लो अफगान युद्ध होंगे और साथ ही अफगानिस्तान में रसा के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने के लिए, अफगानिस्तानियों को अनुशासित करने के लिए भी जो है ये युद्ध देखे जाएंगे। आइए देखें जरा, शुरू करते हैं टॉपिक। आंग्ल अफगान युद्ध को अफगान युद्ध भी कहा जाता है। जाहिर तौर पर अफगानिस्तान से हुआ है तो अफगान युद्ध कहा जाएगा। इतिहास में हम 3 अफगान युद्धों की चर्चा पाते हैं। कितने? 3। दरअसल भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर रूस का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था और यह प्रभाव काफी हद तक भारत के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता था। रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए और अफगानिस्तान को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने अफगानों के विरुद्ध अपनी भारतीय चौकी से 3 बार हमले किए, जो 3 आंग्ल अफगान युद्धों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, 3 आंग्ल अफगान युद्ध। तो क्या जाना हमने? हमने देखा कि अफगानिस्तान पर रूस के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने के लिए, ठीक है, और साथ ही रूस के प्रभाव को मजबूती प्रदान होने से भारतीय उपनिवेश को जो है के लिए उत्पन्न संभावित खतरे को रोकने के लिए, ठीक है, और अफगानिस्तान को ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बनाने के लिए, अपना व्यापारिक लाभ अधिकतम करने के लिए आंग्ल यानी अंग्रेज अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध के लिए विवश होंगे और वो उनके द्वारा अफगानिस्तान पर हमले किए जाएंगे, जिनके परिणाम स्वरूप एक के बाद एक 3 आंग्ल अफगान युद्ध होंगे। पहले एक बार टॉप एंगल से तीनों आंग्ल अफगान युद्ध की चर्चा हम प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम एक एक की डिटेलिंग की तरफ जाएंगे। देखिए, पहले आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों को विजय आसानी से मिल तो गई, लेकिन उस पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन हो गया। बात अगर दूसरे युद्ध की करें तो दूसरे युद्ध में विजय के लिए अंग्रेजों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है, बड़ी संख्या में जनधन की हानि हुई, लगभग करोड़ों रुपए जाया चले गए और बहुत लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा और कोई जो है इसका दूरगामी परिणाम नहीं हुआ, किसी नतीजे पर हम नहीं पहुंच सके। अंग्रेज अफगानिस्तान पर अस्थायी कब्जा तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने उसकी नीति पर नियंत्रण कायम करने में सफलता जरूर प्राप्त कर ली। बात करें अगर तृतीय और अंतिम युद्ध की, तो अफगानिस्तान की इस युद्ध में करारी हार हुई और रावलपिंडी की संधि के साथ तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद ही अफगानिस्तान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। ठीक है, और उस पर जो है रसा का जो प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था वो समाप्त हो गया। अच्छा, ये जो 3 आंग्ल अफगान युद्ध हमें देखने हैं, जरा एक नजर में देखिए कि ये कब कब हुए। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये 1838 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी के मध्य, और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 ईस्वी में। याद रखिए, इन युद्धों से जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न कैसे हैं? सबसे पहले तो प्रश्न बनता है, अफगानिस्तान का शासक कौन था? किस आंग्ल अफगान युद्ध में, इस युद्ध में अफगानिस्तान का शासक कौन रहा? ठीक है, यहां से प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में। प्रश्न ये भी बनता है
किस वायसराय के समय में या किस गवर्नर जनरल के समय में, किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में कौन सा युद्ध हुआ? ये प्रश्न भी जो है प्रीलिम्स के लिहाज से ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आंग्ल अफगान युद्ध का परिणाम भी हमें ध्यान रखना है, इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ, और अगर किसी युद्ध की समाप्ति किसी संधि से हुई है, उस संधि का संबंध किस वर्ष से है, और संधि की प्रमुख शर्तें कौन सी रही, प्रमुख शर्तें, और संधि किसके किसके बीच में हुई, ये भी हमें ध्यान में रखना है, किसके किसके बीच हुई। तो कुल मिलाकर हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि मेंस की दृष्टि से लगभग 4-5 तरीके के प्रश्न यहां से बन सकते हैं, सॉरी प्रीलिम्स की दृष्टि से, और उन बातों को ध्यान में रखकर ये टॉपिक पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन बात जब मेंस की आती है तो मेंस में कैसे प्रश्न बनेंगे? मेंस में सीधे सीधे प्रथम द्वितीय या तृतीय में से किसी भी आंग्ल अफगान युद्ध की चर्चा करने के लिए आपको कह देगा और कुछ शब्दों की सीमा का निर्धारण करके आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का वर्णन कीजिए। ठीक है, या फिर प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि भारत की सॉरी ब्रिटिश भारत की विदेश नीति में अफगानिस्तान के संदर्भ में जो है क्या अप्रोच अपनाया गया, क्या दृष्टिकोण रहा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। जब प्रश्न ब्रिटिश भारत की विदेश नीति से आधारित होगा तो पूरा संकल्पना आधारित होगा, और जब प्रश्न जो है किसी एक आंग्ल अफगान युद्ध से या तीनों आंग्ल अफगान युद्ध में से किसी से या तीनों से अगर आएगा तो ये फैक्चुअल ज्यादा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही पर यहाँ फैक्ट की भूमिका भी बन जाएगी। तो इस तरीके से दोनों बातों पर बराबर फोकस करते हुए हमें ये टॉपिक पढ़ना होगा। चलिए शुरू करें। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 1842 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय में शुरू हुआ। जी हाँ, अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन है, क्योंकि हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त होगा। भारत शासन अधिनियम के द्वारा पीआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाएगा। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही भारत में जो है शासन व्यवस्था चल रही है। तो जो पहला आंग्ल अफगान युद्ध हो रहा है उसका काल है 1838 से 1842, यानी 4 वर्षों तक ये युद्ध चला, और इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है और गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड ऑकलैंड। याद रखिएगा। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का संबंध किस गवर्नर जनरल से? तो इस आंग्ल अफगान युद्ध का संबंध है लॉर्ड ऑकलैंड से। ठीक है, किस वर्ष में? 1838 से 1842 के बीच। ठीक है, न सिर्फ लॉर्ड ऑकलैंड बल्कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय शुरू होकर के ये युद्ध लॉर्ड एलनबरो तक चला है, तो ये भी याद रखेंगे। दरअसल वही एलनबरो जिन्हें दास प्रथा की समाप्ति का क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, रूस अपनी शक्ति काफी बढ़ा चुका था और अब वह अफगानिस्तान पर भी अपना प्रभाव जमाना चाहता था, जिसकी वजह से सशंकित अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का फैसला लिया। देखिए अफगानिस्तान की स्थिति क्या है। अफगानिस्तान का अमीर दोस्त मोहम्मद ब्रिटिश सरकार से समझौता करना चाहता था, क्योंकि वह पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से अपनी सुरक्षा चाहता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने काबुल पर कब्जा कर लिया और वहां भयंकर लूटमार की। ठीक है, दरअसल अफगानिस्तान का अमीर दोस्त मोहम्मद जो है वो ब्रिटिश सरकार से एक समझौता करने का इच्छुक है। दरअसल इस समझौते में वो चाहता है कि उसे जो है ब्रिटिशर्स इस बात का आश्वासन दें कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जो है उसका नुकसान नहीं कर पाएंगे और उनसे उनकी सुरक्षा की गारंटी हो। ठीक है, फिर भी इस दोनों के बीच में जो समझौता है, इस समझौते का मार्ग प्रशस्त तो हुआ पर समझौता अंजाम तक नहीं पहुंच सका। आंग्ल और अफगान के बीच में युद्ध संपन्न हुआ, जिसे हम प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के नाम से जानते हैं, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान में काबुल पर कब्जा कर लिया और वहां भयंकर लूटमार को अंजाम दिया। हजारों अफगान लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध से कोई विशेष लाभ हासिल नहीं हुआ, बल्कि इसमें 20,000 भारतीय तथा अंग्रेज सैनिक मारे गए और 1.5 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, जिसको भारत की गरीब जनता से वसूला गया था।
तो किसी भी तरीके के साम्राज्य विस्तार के लिए किए जाने वाले अभियान में जो खर्च आ रहा है, वो खर्च भारत के राजस्व से ही दिया जाता था। भारत के राजस्व में वो खर्च पहुंचता, वो धन पहुंचता है, वो रास पहुंचती है भारत के जनता का शोषण करके, उनके द्वारा वसूल करके। तो आंग्ल अफगान युद्ध भी उन्हीं में से एक है, उनसे अलग नहीं है। इस युद्ध में भी जो खर्च आ रहा है, चाहे युद्ध अभियान में आ रहा हो या फिर किसी अन्य प्रक्रम पर के आधार पर आ रहा हो, ये सारा खर्च जो है भारित है भारत के राजस्व पर, जो भारत की गरीब जनता से वसूला गया। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है निर्णायक युद्ध नहीं रहा। इस युद्ध में जो है नुकसान ज्यादा और फायदा कम हासिल हुआ अंग्रेजों को। 20,000 भारतीय तथा अंग्रेजी सैनिक मारे गए। लगभग 1.5 करोड़ रुपया जो है वो बर्बाद हो गया, और इसका प्रभाव सीधे भारतीय राजस्व पर पड़ेगा। वर्ष 1868 ईस्वी में अफगानिस्तान का भूतपूर्व अमीर शाह सुजा अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता होकर पंजाब के लुधियाना नगर में रहता था। कौन? अफगानिस्तान का भूतपूर्व अमीर शाह सुजा। कब? 1868 में। कहाँ रहता था? पंजाब के लुधियाना नगर में। उस समय रूस के गुप्त समर्थन से फारस की सेना ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती नगर हेरात को घेर लिया। ठीक है। तो अफगानिस्तान का जो अमीर शाह शुजा है, वो अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता और पंजाब में अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। इस वक्त बेहतर अवसर पाकर रूस के समर्थन से फारस की सेना अफगानिस्तान पर हमला करेगी और अफगानिस्तान के सीमावर्ती नगर हेरात को घेर लेगी। हेरात बहुत सामरिक महत्व का नगर माना जाता था, यहाँ तक कि उसे भारत का द्वार समझा जाता था। इस तरह से हेरात जो है किसी जो है अ, विदेशी के नियंत्रण में हो, या फिर रूस के समर्थन से हेरात पर किसी का कब्जा हो, तो ये अंग्रेजों के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं हो सकता था। कभी भी ये खतरा दबे पांव भारत में एंट्री कर सकता था। ये बात अंग्रेज भली भांति जानते थे, इसलिए वो हेरात को जो है स्वतंत्र कराने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। जब हेरात पर रूस की सहायता से फारस ने कब्जा कर लिया, तो इंग्लैंड की सरकार ने उसे भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरे की घंटी माना। हालांकि उस समय फारस और भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के बीच पंजाब में रणजीत सिंह और अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद का स्वतंत्र राज्य था। ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अब वो भारत तक पहुंच जाते हैं हेरात पर कब्जा करने के बाद। दरअसल हेरात पर कब्जा के बाद भी जो है फारस और भारत के बीच जो स्थित हैं दो बड़े क्षेत्र, एक पंजाब में रणजीत सिंह का जो है राज्य, और दूसरा अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद का स्वतंत्र राज्य। तो ये बफर स्टेट के तौर पर हालांकि ये दोनों राज्य मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो है किसी भी तरह के बैकअप प्लान के लिए तैयार हैं और कोई चूक नहीं करना चाहते। वो किसी भी तरीके से किसी सत्ता को जो है भारतीय उपनिवेश में दखलंदाजी का मौका नहीं देना चाहते, इसलिए वो अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी तैयारी मजबूत करेंगे। ठीक है। अच्छा, दोस्त मोहम्मद क्या चाहता है, ये भी तो जानना जरूरी है। दोस्त मोहम्मद, अमीर दोस्त मोहम्मद भी हेरात पर फारस के हमले से रूसी आक्रमण का खतरा महसूस कर रहा था। ठीक है। वह अपनी सुरक्षा के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार से समझौता करना चाहता था, किंतु वह अपने पूरब के पड़ोसी महाराज रणजीत सिंह से अपने सुरक्षा की गारंटी भी चाहता है, जिसने हाल ही में पेशावर पर अधिकार कर लिया था। दरअसल जब फारस हमला कर रहा है हेरात पर और वहां पर नियंत्रण स्थापित करने की स्थिति में आ चुका है, ऐसे में अमीर दोस्त मोहम्मद ये देख रहा है कि हमला सिर्फ फारस का ही नहीं, बल्कि इस फारस ने हमला जो है रूस के समर्थन से किया है। इसलिए आज भले ही बैकफुट पर रूस खेल रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे से खेल रहा हो, लेकिन कल को वो फ्रंट पर भी आ सकता है, और अगर वो फ्रंट पे आया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस बात की रोशनी में वह अपनी सुरक्षा के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार से समझौता करने का इरादा बनाएगा। लेकिन वो चाहता है कि ब्रिटिश सरकार से समझौता तो करे, पर इस समझौते में पूरब के जो राजा हैं महाराज रणजीत सिंह, उनसे जो है अमीर दोस्त मोहम्मद अपने सुरक्षा की गारंटी भी चाहता है, और ये गारंटी वो अंग्रेजों से चाहता है कि वो इस बात का आश्वासन दे कि महाराजा रणजीत सिंह उनके खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाएंगे। ठीक है। दरअसल इस बात का डर उसे इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हाल फिलहाल में महाराज रणजीत सिंह ने पेशावर पर अधिकार कर लिया है। इस वजह से दोस्त मोहम्मद की जो का जो ये भय है, जो आशंका है, वो पूर्ण निराधार नहीं लगती, सही ही प्रतीत होती है। ठीक है। अतः दोस्त मोहम्मद ने इस शर्त पर आंग्ल अफगान गठबंधन का प्रस्ताव रखा कि अंग्रेज उसे रणजीत सिंह से पेशावर वापस दिलाने में मदद करेंगे,
और इसके बदले में अमीर दोस्त मोहम्मद अपने दरबार तथा देश को रूसियों के प्रभाव से मुक्त रखेगा। ठीक है, सीधे डील कर रहा है। ब्रिटेन से कौन? दोस्त मोहम्मद। वो कह रहा है कि महाराज रणजीत सिंह से आप पेशावर हमें वापस दिला दीजिए, वही पेशावर जिस पर महाराज ने अधिकार कर लिया है। और इसके बदले में हम आपको इस बात का आश्वासन देते हैं कि हम अपने दरबार और देश पर रूसियों का प्रभाव नहीं कायम होने देंगे। ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड ऑकलैंड की सरकार महाराजा रणजीत सिंह की शक्ति से भय खाती थी और उसने उस पर किसी भी प्रकार का दबाव डालने से इनकार कर दिया। हालांकि दोस्त मोहम्मद को ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज रणजीत सिंह के साथ जो है बार्गेनिंग करने में मददगार हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि लॉर्ड ऑकलैंड स्वयं जो है महाराज रणजीत सिंह की शक्ति से जो है डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इसलिए वो उन पर किसी तरीके का दबाव नहीं डालेगा, वो भी जो है अफगानिस्तान के लिए। ठीक है। तो ये था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जिसमें आपने देखा कि जो है दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी। और इस युद्ध की स्थिति में जो है शुरुआती दौर में ही अंग्रेजों को नुकसान उठाना पड़ा। लगभग 20,000 अंग्रेजी सैनिक जो है हताहत हुए और साथ में 1.5 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान भी देखा गया। युद्ध की परिस्थितियों में आपने जाना कि रूस का वर्चस्व, रूस का प्रभाव अफगानिस्तान में तेजी से बढ़ रहा था और इससे आशंकित अंग्रेजों ने जो है अफगानिस्तान को नियंत्रित करने का फैसला लिया और वहां पर रूस की गतिविधि को जो है अंकुश लगाने के लिए कोशिश। ठीक है। अगला युद्ध आपके सामने है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, जो 1878 से 1880 ईस्वी के बीच लड़ा गया। 2 वर्षों तक ये युद्ध चला। ठीक है। यह युद्ध वायसराय लॉर्ड लिटन प्रथम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन प्रथम के शासनकाल में। दूसरे युद्ध में विजय के लिए अंग्रेजों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेज अफगानिस्तान पर अस्थायी रूप से कब्जा तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने उसकी नीति पर नियंत्रण बनाए रखा और साथ ही अफगानों को अपनी शक्ति और सैन्य संगठन का परिचय भी करा दिया। अफगानिस्तान पर कब्जा भले ही ना हुआ हो, नुकसान भले ही अंग्रेजों ने उठाया हो, लेकिन उन्होंने कम से कम इस बात में सफलता जरूर हासिल कर ली कि वो अब अफगानिस्तान की पॉलिसी जो है वो अंग्रेजों को केंद्र में रख करके बनाई जाएगी। अफगानिस्तान का झुकाव रूस की तरफ कम होगा, साथ ही अफगानों को अंग्रेजों की शक्ति का भी परिचय हो चुका है, इसलिए वो किसी भी तरीके से आगे कोई प्लानिंग करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। देखिए, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध दो नीतियों की पारस्परिक प्रतिक्रिया का परिणाम था। एक नीति जिसे हम फॉरवर्ड पॉलिसी या अग्रसर नीति के नाम से जानते हैं, इसके अनुसार कंधार तथा काबुल दोनों ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आवश्यक माने गए। दूसरी नीति के अनुसार रूस और इंग्लैंड, जो पूर्व में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के कारण एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, दोनों अफगानिस्तान को अपने प्रभाव के अंतर्गत रखना चाहते। ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के पीछे जो दो अहम कारण हैं वो ये नजर आ रहे हैं कि कंधार और काबुल दोनों ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आवश्यक माने जा रहे हैं। ठीक है। ब्रिटिश ब्रिटेन कंधार और काबुल पर नियंत्रण रख करके ही अपनी व्यापारिक गतिविधियों का निष्कंटक तौर पर संपादन कर सकता है और व्यापारिक लाभ को अधिकतम कर सकता है, साथ ही जो है भारतीय उपनिवेश को सुरक्षित भी रख सकता है। दूसरा कारण है रूस और इंग्लैंड, जो कि दो के दोनों देश भारत पूरब में साम्राज्य विस्तार में संलग्न हैं, अतः स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। और अफगानिस्तान में दोनों अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच में जो है मुठभेड़ होने की आशंका भी है। और एक कोई भी एक दूसरे को ज्यादा सामर्थ्यवान या ताकतवर बनते नहीं देख सकता, इसलिए अपना अपना वर्चस्व अफगानिस्तान पर कायम करने का दोनों प्रयास करेंगे और इस तरीके से जो है अफगान द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो। देखिए, रूस का प्रभुत्व हम देखते हैं। यह युद्ध वायसराय लॉर्ड लिटन प्रथम के शासनकाल से प्रारंभ होकर उसके उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से 84 ईस्वी तक शासनकाल में रहता है, के शासनकाल में जाकर समाप्त हुआ। ठीक है। तो जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है, ये वायसराय लॉर्ड लिटन प्रथम के शासन से प्रारंभ होगा और चलेगा कब? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल तक। देखिए, अमीर दोस्त मोहम्मद की मृत्यु 1863 ईस्वी में हो गई थी और उसके बेटों में उत्तराधिकार के लिए मृत्यु के बाद युद्ध संघर्ष शुरू हो गया। उत्तराधिकार का ये युद्ध 1863 से 1868 ईस्वी तक 5 वर्षों तक चला और इस उत्तराधिकार के युद्ध में भारत को भी जो है हस्तक्षेप करने का अवसर मिलेगा और अफगानिस्तान को भी। हालांकि शुरुआत में भारत जो है अहस्तक्षेप की नीति का पालन करेगा और किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, लेकिन बाद में उसकी स्थिति ऐसी बनेगी कि वो अफगानिस्तान को अनुशासित करने निकलेगा। ठीक है।
इस बीच यानी 5 साल तक जब तक ये युद्ध चला, भारत सरकार ने पूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन किया। तो उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है, इस युद्ध के समय भारत सरकार पूरी तरह से क्या बनी हुई है, निष्क्रिय बनी हुई है। और काबुल की गद्दी के प्रतिद्वंदियों में किसी एक का भी पक्ष जो है भारत सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने नहीं लिया। अंत में 1868 ईस्वी में जब दोस्त मोहम्मद के तीसरे बेटे शेर अली ने काबुल की गद्दी प्राप्त कर ली, तो भारत सरकार ने उसको अफगानिस्तान का अमीर घोषित कर दिया। यानी शुरुआती दौर में किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं, उत्तराधिकार का युद्ध अपनी जो है तरीके से आगे बढ़ता रहा, 5 सालों तक चला। और 1868 में जब ये युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध की समाप्ति के बाद दोस्त मोहम्मद का तीसरा बेटा शेर अली काबुल की गद्दी पर काबिज हो जाएगा, तो भारत सरकार भी उसकी सत्ता को स्वीकार की उसको अफगानिस्तान का अमीर मान लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से समाप्त हुआ द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, इस आंग्ल अफगान युद्ध में भारत ने क्या किया, इस आंग्ल अफगान युद्ध में भारत ने शुरुआती दौर में अनुशासित करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में निष्क्रियता की नीति का जो है दामन थामा और उत्तराधिकार के लिए चल रहे संघर्ष में अपनी भूमिका को कम से कम कर लिया। ठीक है, अगला आपकी स्क्रीन पर है तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। ये युद्ध जो है मई 1919 ईस्वी तक चला। यह युद्ध 2 महीनों की अल्प अवधि में लड़ा गया था, मात्र 2 महीने में तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध का फैसला हो गया। देखिए, अफगानिस्तान के अमीर हबीबुल्लाह के पुत्र शाह अमानुल्लाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो गया। अफगानिस्तान के अमीर हबीबुल्लाह के पुत्र शाह अमानुल्लाह ने जो है अफगानिस्तान की स्वतंत्रता का पक्षधर है और ब्रिटिश विरोधी नीति का अनुसरण करता है, उसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और परिणाम स्वरूप उस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने युद्ध अभियान किया। इस युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना ने आधुनिक हथियारों तथा विमानों आदि का प्रयोग किया और अफगानों को बुरी तरह पराजित किया। ठीक है, अंत में रावलपिंडी की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। तो अगर आपसे प्रश्न बने कि निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति रावलपिंडी की संधि के साथ हुई, आपका जवाब होगा तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मध्य एशिया में रूस का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। रूस ने बुखारा पर 1866 में, ताशकंद पर 1867 में और समरकंद पर 1868 में, एक के बाद एक 3 सालों में 3 महत्वपूर्ण स्थानों पर रूस ने अधिकार कर लिया था। इस प्रकार रूस का प्रभुत्व बढ़ता ही जा रहा था। मध्य एशिया में रूस का प्रभाव बढ़ने से अफगानिस्तान और भारत की अंग्रेज सरकार को चिंता होने लगी, क्योंकि दोनों ही जो है अपने अस्तित्व के लिए खतरा महसूस करते हैं जब बुखारा, ताशकंद और समरकंद पर रूस का कब्जा हो जाएगा। ठीक है, इसी परिस्थिति में अमीर अब्दुल रहमान ने, जिसे लॉर्ड रिपन ने अफगानिस्तान का अमीर मान लिया था, 1901 ईस्वी में अपनी मृत्यु पर्यंत तक शासन किया। ठीक है, इधर रूस का वर्चस्व बढ़ रहा है और बाकी घटनाएं अपनी रफ्तार से चल रही हैं, और इधर बीच लॉर्ड रिपन के द्वारा जिसे अब्दुल रहमान, जो कि लॉर्ड रिपन के द्वारा स्वीकृत अमीर है, जिसे अफगानिस्तान का शासक माना गया है, वो मृत्यु पर्यंत अपने शासन पर आसीन रहेगा और 1901 में उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी अमीर हबीबुल्लाह ने अपने को अफगानिस्तान का शाह घोषित किया और उसने भारत की अंग्रेजी सरकार से मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए रखे, जैसा कि उसके पिता से भी जो है अंग्रेजों के संबंध अच्छे ही थे। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अमीर हबीबुल्लाह ने भी अपने आप को शाह घोषित करने के बाद अंग्रेजों से मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखे। लेकिन उसके बेटे यानी हबीबुल्लाह के बेटे और उत्तराधिकारी शाह अमानुल्लाह ने आंतरिक झगड़ों और अफगानिस्तान में व्याप्त अंग्रेज विरोधी भावनाओं के कारण गद्दी पर बैठने के बाद ही भारत की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह
तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ हो गया। अब देख रहे हैं कि किस तरीके से अमीर अब्दुल रहमान के समय में जो है अंग्रेजों ने किसी तरीके की दखलंदाजी नहीं की, और अमीर अब्दुल रहमान 1901 तक जो है अफगानिस्तान में अपने पद पर आसीन। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे हबीबुल्लाह ने स्वयं को अफगानिस्तान का शाह घोषित किया और भारत की सरकार से मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करके जो है समय व्यतीत करता रहा। लेकिन हबीबुल्लाह के बाद उसके बेटे और उसके बेटे के बाद आने वाले अन्य उत्तराधिकारी वो आंतरिक झगड़ों में उलझ जाएंगे, और साथ ही अफगानिस्तान में अंग्रेजों के विरोध में हो रहे विरोधी भावनाओं को देखते हुए वो भारत की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर देंगे, और इस घोषणा के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध का शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। रावलपिंडी की सिंध जिसके तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था, जरा इसके बारे में देखिए। यह युद्ध केवल 2 महीने तक चला। भारत की ब्रिटिश सेना ने बमों, विमानों, बेतार के तार की संचार व्यवस्था और आधुनिक शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करके अफगानों को हरा दिया। ठीक है। यानी इस युद्ध में भारत की ब्रिटिश सेना ने सभी आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया और अफगानों को जो है बैकफुट पर ढकेल दिया। अफगानों के पास आधुनिक शस्त्रास्त्र नहीं थे, उन्हें मजबूर होकर शांति संधि के लिए झुकना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप रावलपिंडी की संधि अगस्त 1919 ईस्वी में हुई। इस संधि की बदौलत जो है तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो। ठीक है। ये अंग्रेजों और अफगानों के बीच में होने वाले 3 युद्ध थे, जिनकी जिनके आईने से, जिनके झरोखे से हमने आंग्ल अफगान रिलेशनशिप को जानने का प्रयास किया। फिलहाल आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बने रहिए अन अकेडमी के साथ। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जल्द हाजिर होंगे कल फिर सेम टाइम पर जो है किसी नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जाते जाते एक बात और बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या आपका कोई अपना लेना चाहता है, तो आप इसके लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। माय रेफरल कोड इज SP वेद S10। जी हाँ, SP वेद S10 रेफरल कोड को यूज करने की स्थिति में आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जो है 10% छूट की सुविधा पा सकते हैं। किसी भी तरीके का कोर्स हो, किसी भी तरीके का गोल हो आपका, आप अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 10% की रियायत आपको मेरे रेफरल के जरिए मिल सकती है। So use my referral code and get discount. Thank you so much. All the best.